आधी रात के करीब जब दोनों कमरों के लोग सो गए थे, वह तेंदुआ दरार नुमा छोटी सी खिड़की से उस कमरे में घुसा। मेरा दूसरा प्रयास भी असफल रहा। उस बीहड़ में साफ पानी वाले झरने के किनारे बैठकर हमने दोपहर का भोजन किया और अपने लिए चाय उबाली और शिकार की तरफ चल दिए। सबसे पहले हमने शिकार पर जहर रखा और मैं खुद शिकार पर झुककर वह मुद्रा बनाकर देख रहा था कि किस तरह एक तेंदुआ शिकार को खाने के लिए झुकेगा। इबर्टसन ने मेरी मुद्रा के हिसाब से अपने पतले ट्रिगर वाली मैनलिचर राइफल और मेरे तेज वेग वाली राइफल हमारी तरफ से शिकार से 15 गज की दूरी पर दो पेड़ों से बांध दी। तेंदुआ शिकार तक किसी भी रास्ते से आ सकता था, लेकिन उसे समतल मैदान पर 15 फुट चलना था। इसी पट्टी पर से हमने सूखी पत्ती और लकड़ी के टुकड़े हटाए और वहाँ पिंजरा गाड़ दिया। पिंजरे के ऊपर हरी घास फैला दी और लकड़ी के टुकड़े और तिनके उसी तरह से बिखेर दिए जैसे वो वहाँ पहले पड़े हुए थे। पिंजरा जमीन में इस तरह से लगा दिया था कि हमें खुद भी यह नहीं मालूम पड़ रहा था कि पिंजरा कहाँ पर रखा गया है। हमने मछली पकड़ने वाले धागे का एक छोर राइफल के ट्रिगर से बांध दिया और कुंदे के आखिरी छोर के चारों ओर घुमाकर 10 गज दूर उस महिला की कमर से बांध दिया। लेकिन तभी हमने पाया कि अगर वह तेंदुआ हमारी योजना के विपरीत घूमकर हमारी तरफ से आएगा तो वह बंदूक और पिंजरा दोनों से बच सकता था। वह ऐसा ना कर सके, इसलिए हमने कुछ दूरी पर 5 कटीली झाड़ियों को गाड़ दिया और इधर उधर से मिट्टी दबाकर इस तरह प्राकृतिक रूप दे दिया कि जैसे ये झाड़ियां यहीं पर उगी हों। गांव से 50 गज दूर एक लंबा चौड़ा आम का पेड़ था। इस पेड़ के ऊपर हमने गांव से लाई गई बल्ली और तख्तों से मचान बनाया और उसके ऊपर पराली बिछा दी, क्योंकि इस पर हमें रात भर रहना था। सूरज डूबने ही वाला था और हमने अपने मचान पर पोजीशन ले ली थी। लेकिन अंधेरा होने के कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई और मैं इबर्टसन के कान में फुसफुसाया कि इस बारिश से हमारे किए किराए पर पानी फिर सकता है, क्योंकि पिंजरे का दरवाजा बारिश के पानी के भार से बंद हो सकता था और मछली पकड़ने वाला धागा भीग कर सिकुड़ने से ट्रिगर को हल्का सा झटका लग सकता था और गोली चल सकती थी। तभी शिकार की दिशा से हमें एक दहाड़ सुनाई दी। रुद्रप्रयाग का वह आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में आ गया था। इबर्टसन ने बिना कोई देरी किए पेट्रोमैक्स को जलाया और हम जितना तेजी से जा सकते थे उस मैदान की तरफ बढ़ गए। वहां पहुंचकर हमने पाया कि जिस छेद में हमने पिंजरा लगाया था वह पिंजरा अब वहां पर नहीं था। जब हमारी उम्मीदें बढ़ रही थी तो पेट्रोमैक्स की तेज रोशनी में हमारी नजर पिंजरे पर पड़ी। उसके जबड़े बंद थे और खाली थे। पिंजरा पहाड़ी से 10 गज की दूरी पर ले जाया गया था। उस शिकार का सिर दीवार की तरफ नहीं था और पहली नजर में ही हमें पता चल गया था कि उसका बड़ा भाग खाया जा चुका था। हमें इतना बुरा लग रहा था कि बयां भी नहीं किया जा सकता। हम आम के पेड़ पर आकर मचान पर चढ़ गए। हमारे पास बिस्तर नहीं था और रात ठंडी थी, इसलिए अपने ऊपर पराली डालकर हम सो गए। सुबह होते ही हमने आम के पेड़ के करीब आग जलाई और पानी गर्म किया। काफी देर आग सेकने के बाद हम शिकार की तरफ गए। हमारे साथ पटवारी, इबर्टसन और मेरे कई आदमी और गांव के बहुत से लोग थे। हालांकि रात को बारिश हल्की हुई थी, फिर भी जमीन को नरम बनाने के लिए काफी थी। हम उस आदमखोर की पिछली रात की गतिविधियों का अनुमान उसके द्वारा छोड़े गए निशानों से आसानी से लगा सकते थे। वह तेंदुआ उसी दिशा से आया था जहां से हमें उसके आने की उम्मीद थी। मैदान की समतल पट्टी पर पहुंचकर उसने एक चक्कर लगाया, नीचे की तरफ गया और फिर उस रास्ते शिकार तक आया जहाँ हमने कांटे की झाड़ियां मजबूती से गाड़ रखी थी। वहाँ उसने 3 झाड़ियां उखाड़ फेंकी थी ताकि आगे जाने के लिए उसे पर्याप्त चौड़ी जगह मिल जाए। इसके बाद शिकार को पकड़कर करीब 1 फुट राइफल की तरफ लेकर गया, जिससे वह मछली का धागा ढीला पड़ गया। ऐसा करने के बाद उसने उसे खाना शुरू कर दिया, लेकिन खाते हुए भी उसने यह ध्यान रखा कि महिला के शरीर पर बंधा हुआ धागा ना छुए। हमने सिर या गर्दन पर जहर डालना आवश्यक नहीं समझा था, लेकिन उसने सबसे पहले ये ही हिस्से खाए थे। उसके बाद बड़ी सावधानी से उन जगह के बीच का हिस्सा खाया था जहाँ हमने जहर डाला था। अपनी भूख शांत करने के बाद उसने बारिश से बचने के लिए शिकार को छोड़ दिया था और जैसे कि मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। बारिश के भार से पिंजरे के प्लेट जो ट्रिगर का काम कर रही थी दब गई और स्प्रिंग खुल गया। ठीक उसी समय वह तेंदुआ पिंजरे के ऊपर से गुजर रहा था। पिंजरे के दोनों बड़े जबड़े उस तेंदुए के पिछले पैर के घुटने के दोनों तरफ मिल गए और वह बच निकला। रुद्रप्रयाग से लाते हुए लोगों से पिंजरा गिर गया था और इसका 3 इंच लंबा एक दांत टूट गया था। अब तेंदुए के पिछले पैर का जोड़ पिंजरे ने वहीं से पकड़ा जहां से कि दांत टूटा हुआ था। अगर यह नहीं टूटा होता तो पांव दांत के
ठीक नीचे आता, जिससे यह तेंदुआ पिंजरे से चिपका रहता। अब उस पिंजरे में उस तेंदुए के स्थान पर पिंजरे के जबड़े पर लगा हुआ बालों का गुच्छा और खाल का एक लंबा टुकड़ा था। किसी तेंदुए द्वारा ऐसा काम करना भले ही लोगों को अविश्वसनीय लगे, लेकिन इसमें सच्चाई है और ऐसे काम केवल वही जानवर कर सकता है जो 8 साल से आदमखोर रहा हो। खुले मैदान से बचना, शिकार तक किसी झाड़ी के अंदर से पहुंचना, कांटों की झाड़ियों के अवरोध को निकाल कर अलग करना, शिकार को अपनी सुविधा के अनुसार जगह बदलकर भोजन करना और जिन हिस्सों पर जहर डाला हो उन्हें नहीं खाना। साइनाइड के जहर का अब उसे अनुभव हो गया था और इस जहर में गंध भी तीव्र होती है। उसका हर तरह से बचना स्वाभाविक और प्राकृतिक था। पिछली रातों के दौरान इस आदमखोर तेंदुए के व्यवहार से पता चलता था कि लंबे समय तक मनुष्य के करीब रहने और आदमखोर बन जाने पर तेंदुए की आदतें किस तरह से बदल जाती हैं। यह सोचना उचित था कि पिंजरे में पकड़े जाने से आदमखोर को एक तरह का झटका जरूर लगा होगा और वह बुरी तरह डरा होगा। ऐसे में हर एक यही उम्मीद करता है कि पिंजरे से छुटकारा मिलने के बाद वह आबादी वाले इलाके से दूरी बनाकर रखेगा। लेकिन इस तेंदुए का व्यवहार अलग था। वह पिंजरे से छूटने के बाद भी शिकार के आसपास रहा। वह हमें मचान पर चढ़ते हुए देखता रहा और हमारे सो जाने की प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन इबर्टसन ने एहतियात बरती थी। मचान की सुरक्षा के लिए उसने चारों ओर तारों का जाल लगा दिया था। इबर्टसन को मालूम था कि आदमखोर तेंदुआ उन लोगों को मारने में कामयाब हो जाते हैं जो उन पर गोली दागने के लिए मचान पर बैठे होते हैं। अगले दिन इबर्टसन पौड़ी लौट गया और मैं रुद्रप्रयाग के पूर्व की ओर पहाड़ी पर एक गांव के भ्रमण पर निकल गया। उस गांव से निकलते हुए मैंने उस तेंदुए के पंजे के निशान देखे। इस गांव में उस तेंदुए ने पिछली रात एक मकान के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया था। इस मकान में एक बच्चा बीमार था और उसे खांसी हो रही थी। तेंदुए के पंजों के निशानों का पीछा करते हुए मैं पहाड़ी की धारा तक पहुंच गया, जहां कुछ दिन पहले इबर्टसन और मैं उस चीखने वाले बकरे के ऊपर मचान पर बैठे हुए थे और बाद में उस बकरे को उस तेंदुए ने मार दिया था। मैं एक ऊंची चट्टान की आड़ में लेट गया, जहां से आसपास के बड़े क्षेत्र पर नजर पड़ रही थी। मेरे एकदम नीचे अलकनंदा की खूबसूरत घाटी थी। इससे अधिक खूबसूरत दृश्य की कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन कुछ देर बाद चारों तरफ आतंक ही आतंक होगा, और ऐसा आतंक कि जब तक खुद अनुभव ना किया हो तो कल्पना नहीं की जा सकती। जिस क्षेत्र को मैं इस समय देख रहा था वह पिछले 8 साल से उसी आतंक के साये में जी रहा था। मैं चट्टान पर लेटा ही था कि मैंने देखा 2 लोग ऊपर गांव से आकर नीचे की तरफ जा रहे थे। उन लोगों ने बताया कि दिन निकलने से पहले उन्होंने उस दिशा से उस तेंदुए की आवाज सुनी थी। हमने किसी बकरे के ऊपर मचान पर बैठकर उस तेंदुए को मारने की संभावना पर विचार विमर्श किया और उन लोगों को एक बकरा लाने के लिए भेजा। मैं जब शाम को 4 बजे वापस लौटा तो मैंने देखा कि वो लोग बकरा लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। जमीन से बाहर निकली पेड़ की जड़ पर उस बकरे को बांधने के बाद मैं पास ही एक पेड़ पर चढ़ गया। बकरे ने आसपास की घास को कुतरने के बाद अपने लिए जमीन को थोड़ा सा कुरेदा और लेट गया। गर्दन टांगों की तरफ मोड़ी और सो गया। मैं चाहता था कि मेरे नीचे आराम से गहरी नींद में सोया जानवर चिल्लाए और उस तेंदुए को पुकारे, लेकिन जब से मैंने उसे देखा उसने घास खाने के अलावा और किसी काम के लिए मुंह नहीं खोला था। अब मुझे लग रहा था कि वह रात भर सोया रहेगा और इस समय बंगले पर वापस जाने के लिए पेड़ से उतरने का मतलब होगा उन लोगों की संख्या में वृद्धि करना जो इस आदमखोर तेंदुए द्वारा खाए जा चुके थे। वो तेंदुआ उस रात को नहीं आया। इसके बाद कई दिन तक मुझे इस आदमखोर की कोई सूचना नहीं मिली। इन जंगलों से मैं परिचित था और अगर आसपास यह तेंदुआ होता तो मैं पशु पक्षियों की मदद से उसका पता अवश्य लगा लेता। कुछ दिनों के बाद मुझे खबर मिली कि पिछली रात यात्रा मार्ग से 7 मील ऊपर एक गाय मारी गई है। उसके बाद इस तेंदुए ने एक मकान का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। यह मकान जहां पिछली रात एक गाय मारी गई थी उसके पास ही था। जब मैं वहां पर गया तो सड़क पर पहले से कई लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुझे उस आदमखोर के बहुत से किस्से सुनाए। मुझे यह जानकारी भी मिली कि इस तेंदुए की दरवाजा तोड़ने की आदत थी, जिसमें वह ज्यादातर सफल भी हो जाता था। उन्होंने मुझे बताया कि अब ये आदमखोर शैतान इतना दुस्साहसी हो गया है कि जब दरवाजा तोड़ने में सफल नहीं होता तो उस मकान की मिट्टी की दीवार खोदकर अंदर से ही अपने शिकार को खींच लेता है। उन लोगों ने एक किस्सा सुनाया जिसमें पास के ही गांव के एक प्रधान की पत्नी को बुखार हुआ था और उसकी सेवा के लिए गांव की ही 2 सहेलियां बुलाई गई थी। प्रधान का मकान 2 कमरों का था। बाहर के कमरे में 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा बाहर बरामदे में खुलता था और दूसरा दरवाजा अंदर कमरे में। इस बाहर के कमरे में फर्श से 4 फुट की ऊंचाई पर संकरी सी खिड़की थी, जिस पर उस बीमार महिला के लिए कांसे के एक बर्तन में पानी भर के रखा था। अंदर के कमरे में केवल एक ही दरवाजा था जो बाहर के कमरे की तरफ खुलता था। इसके अलावा उस कमरे में ना कोई अन्य दरवाजा या खिड़की ही थी। एक रात को बाहर बरामदे में खुलने वाला दरवाजा बंद था और उस पर मजबूती से सांकल चढ़ी हुई थी। दोनों कमरों के बीच वाला दरवाजा खुला था। 3 महिलाएं
अंदर वाले कमरे में जमीन पर लेटी हुई थी, बीमार महिला बीच में और दोनों सहेलियां बीमार के दोनों तरफ। बीमार महिला का पति बाहर के कमरे में खिड़की की तरफ दीवार से सटे बिस्तर पर सोया था और उसके बगल में फर्श पर लालटेन रखी थी, जिसकी रोशनी अंदर वाले कमरे में भी जा रही थी। तेल बचाने के लिए लालटेन की बत्ती थोड़ी कम कर रखी थी। आधी रात के करीब जब दोनों कमरों के लोग सो गए थे, वह तेंदुआ दरार नुमा छोटी सी खिड़की से उस कमरे में घुसा। आदमी के बिस्तर से सरकता हुआ अंदर के कमरे में वो लड़की जिसे वे बिस्तर पर छोड़कर गए थे गायब थी। जिस कंबल पर वह लेटी थी उस पर खून के